हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉप फिजियोलॉजी का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है ट्रांसपिरेशंस। तो ट्रांसपिरेशंस को समझने से पहले हम इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों को साथ में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है ना। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांसपिरेशंस कहाँ से होता है, इवापोरेशन कहाँ से होता है, इनकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्लियर है? तो सबसे पहले इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन को देख लेते हैं ना क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्रॉप फिजियो का जो हमारा पार्ट चल रहा है उसी के आगे। देखो, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? वाष्पीकरण इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण इसको कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो वाष्पीकरण का मतलब ये हो गया कि सोइल की सरफेस हो गई, ठीक है, अर्थ की सरफेस हो गई, या फिर कोई डेड सेल हो गई, नॉन लिविंग सेल्स हो गई, उसकी सरफेस से जब वाटर का क्या होता है, वेपर फॉर्म में लॉस होता है, तो उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन, वाष्पीकरण उसको कहते हैं। समझ में आ रहा है? किसी भी नॉन लिविंग सेल से, डेड सेल से, या फिर सोइल की सरफेस से जब वाटर का लॉस होता है वेपर फॉर्म में, उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण या इवापोरेशन। इवापोरेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर इवापोरेशन नहीं होगा तो वाटर साइकिल जो है हमारे अर्थ का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वाष्पोत्सर्जन होगा तभी तो बादल बनेंगे, बादल बनने के बाद फिर से पानी गिरेगा, ठीक है। तो इवापोरेशन मतलब क्या हो गया? इवापोरेशन एक जो है ये फिजिकल प्रोसेस है। पहली चीज क्या है? ये फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। दूसरी, ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, ये जो होती है किसकी वजह से? एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है। एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अफेक्ट होती है फिजिकल प्रोसेस से। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे लाइक टेम्परेचर, ठीक है, अपना ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर, इनकी वजह से काफी अफेक्ट होता है ये। अनकंट्रोल्ड, ये अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बाहरी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड करती है इसकी प्रोसेस, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पे अर्थ सरफेस से पानी है, जैसे समुद्र से पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है, अर्थ सरफेस से पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है, तो वो उस प्रोसेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप समुद्र के ऊपर क्या बिछाओगे जिससे आप इवापोरेशन कम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो वहां ये इसलिए अनकंट्रोल बोला जाता है, फिजिकल प्रोसेस है। और एक्सटर्नल फैक्टर मतलब टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, इसके ऊपर ये कब बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। देखो, डेफिनेशन की बात करें तो मैंने बताया क्या कि जो अर्थ का सरफेस और जो नॉन लिविंग सेल्स हैं उससे अगर वाटर वेपर फॉर्म में, याद रखना डेफिनेशन क्या हो गया? लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस या फ्रॉम सोइल, फ्रॉम द सोइल एंड नॉन लिविंग सेल, non-living cell in the form of water vapor, in the form of water vapor, ठीक है। मतलब वाटर का लॉस का होना सोइल की सरफेस से, या फिर जो डेड सेल है, नॉन लिविंग सेल है, उससे अगर पानी का लॉस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। फिजिकल प्रोसेस है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है, ठीक। दोनों के लिए एक्सटर्नल फैक्टर काम करेंगे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारा। अनकंट्रोल प्रोसेस, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सीधी सी बात है, क्योंकि अर्थ की सरफेस से ये प्रोसेस होती है। अर्थ की सरफेस में आप जैसे मान लो ओशन भी आ गया, समुद्र भी आ गया, समुद्र से भी वाटर वेपर के थ्रू पानी ऊपर जाता है, वाष्प बन के ऊपर चला जाता है, भाप बन के ऊपर चला जाता है और फिर बादल बन के नीचे गिरता है। तो वहां उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। तो अनकंट्रोल प्रोसेस, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण या इवापोरेशन। अब बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। कौन सी प्रोसेस है? तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, रेगुलर प्रोसेस है, और इसको हम बोल सकते हैं ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है। ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम। एंटी ट्रांसपेरेंट यूज करते हैं ना, एंटी ट्रांसपेरेंट यूज करते हैं हम, वाष्पोत्सर्जन को कंट्रोल कर, वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपिरेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है, ठीक है। पर यूनिट एरिया में सबसे ज्यादा लॉस होता है वो
ट्रांसपिरेशन से होता है। याद रखना, सबसे ज्यादा लॉस अगर पूछा जाए सिंपल वर्ड में कि सबसे ज्यादा लॉस किससे होता है, तो हम कह सकते हैं इवापोरेशन से होता है, क्योंकि अर्थ की सरफेस से हो रहा है। लेकिन अगर पर यूनिट एरिया में पूछा जाए, पर यूनिट एरिया, तो सीधी सी बात है, मान लो हमारी फील्ड इतने में क्रॉप लगी हुई है, तो पर यूनिट एरिया में जो लॉस होगा वाटर का वो ट्रांसपिरेशन से होता है। ठीक है, हाईएस्ट लॉसेस इन पर यूनिट एरिया, याद रखना, हाईएस्ट लॉसेस ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से पर यूनिट एरिया में सबसे ज्यादा लॉस होता है। क्लियर? डेफिनेशंस की बात करो तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होना, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लिविंग aerial part of the plant in the form of water vapor, in the form of water vapor। समझ में आ गया? दोनों डेफिनेशन में देखो क्या है, ये इवापोरेशन जो है फिजिकल प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है, ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है। ठीक है, पर यूनिट एरिया की बात करो, पर यूनिट एरिया में हाईएस्ट लॉस जो होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, यहाँ पे भी एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे भी है, याद रखना एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, यहाँ पे भी काम करेगा, एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे भी काम करेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, ह्यूमिडिटी, क्योंकि जैसे ह्यूमिडिटी कम होगी ना तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, सीधी सी बात, अगर ह्यूमिडिटी जाता है तो ट्रांसपिरेशन कम होता है, तो ये भी एक्सटर्नल उससे डिपेंड करता है। अब वाटर का लॉस अगर सोइल सरफेस से हो, याद रखना सोइल की सरफेस से या फिर लिविंग सेल की सरफेस से, नॉन लिविंग सेल की सरफेस से हो तो इवापोरेशन है, और अगर एरियल प्लांट के एरियल पार्ट से अगर वाटर का लॉस हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। क्लियर है? याद रखना। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वाष्पीकरण जो है, सबसे ज्यादा वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दो चीज है, तो ये क्या काम है, वाष्पोत्सर्जन जो है ये अपना ग्राउंड वाटर जो होता है ना उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर को मेंटेन करके रखता है कौन सा, इवापोरेशन। और ये ट्रांसपिरेशन जो है, देखो ट्रांसपिरेशन जो होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब प्लांट के अंदर कहा जाता है कि ट्रांसपिरेशन होना बहुत जरूरी है, एक तरह से कैसे आवश्यक बुराई है। कर्टिक्स ने कहा था कि ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल, बोला था इसने, क्या बोला था, किसने, कर्टिक्स ने, कि एक आवश्यक बुराई होना जरूरी है। प्लांट क्या करता है, वो जितना वाटर उसको दिया जाता है उससे 1 से 2% ही वाटर एब्जॉर्ब करता है, बाकी वो ट्रांसपिरेशन के रूप में बाहर निकाल देता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, अपना फूड बनाता है, भोजन बनाता है, तो ट्रांसपिरेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो एक आवश्यक बुराई इसको बोला जाता है। ट्रांसपिरेशन की अगर बात करें हम यहां पे, तो सबसे ज्यादा होता है रेड लाइट में। ट्रांसपिरेशन जो सबसे ज्यादा होता है वो ट्रांसपिरेशन अगर लाल प्रकाश में सर्वाधिक होता है। ठीक है, रेड लाइट में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो है रेड लाइट में सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखना। तो ये इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में बेसिक डिफरेंस है, फिजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक्सटर्नल फैक्टर, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है, वो अनकंट्रोल प्रोसेस है, कंट्रोल प्रोसेस है। इसमें वाटर का लॉस सोइल सरफेस या नॉन लिविंग सेल से होता है, यहाँ पे वाटर का लॉस जो होता है एरियल प्लांट का जो एरियल पार्ट है, वायुवीय भाग है, उसके थ्रू होता है। ठीक है, अगर पर यूनिट एरिया में बात करो तो सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन से होगा, और अगर बात करो तो इवापोरेशन से सबसे ज्यादा लॉस होगा। क्लियर है? अब ट्रांसपिरेशन जो है 3 प्रकार का होता है। अब यहाँ पे हम ट्रांसपिरेशन की ही बात करेंगे। ट्रांसपायरेशन जो है वो 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है ट्रांसपिरेशन। पहला आता है, पहला जो है वो स्टोमेटल। पहला क्या है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। सेकेंड जो है क्यूटिकुलर। दूसरा क्या है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और तीसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। 3 प्रकार का ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक, इन दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, इन दोनों को कंबाइन रूप से, इन दोनों को कंबाइन रूप से क्या कहा जाता है, इसको और इसको, इन दोनों कंबाइन रूप से फोलियर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। याद रखना, फोलियर ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। कंबाइन रूप से इन दोनों को, स्टोमेटा और क्यूटिकल दोनों को मिलाकर फोलियर, मतलब ये जो है
ये तो स्टेम से होगा, लेंटिसेल जो है स्टेम से होता है। ये फोलियर पार्ट मतलब कि ऊपर लीफ से होता है, ये दोनों लीफ से होते हैं इसलिए फोलियर बोला गया, ये लीफ से नहीं होता। ये जो वुडी प्लांट होते हैं, स्टेम्स होते हैं, उसकी सरफेस से होता है, लेंटिसेल्स होते हैं उसके अंदर। तो स्टोमेटल जो ट्रांसपिरेशन है, देखो स्टोमेटल जो ट्रांसपिरेशन है वो सबसे ज्यादा होता है। 80 to 90% जो ट्रांसपिरेशन होता है, 80 to 90% ट्रांसपिरेशन होता है, वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, 80 to 90% स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब इसमें 80 to 90% में से भी 85% जो है वो एल्गी के थ्रू होता है, एल्गी के थ्रू होता है। ठीक, 80 to 90% मतलब 85% जो है वो एल्गी के थ्रू होता है। टोटल ट्रांसपिरेशन का जो 90% है, टोटल ट्रांसपिरेशन का 90% जो होता है वो इक्वेटिक प्लांट से होता है, इक्वेटिक प्लांट से होता है। ठीक, ओनली 10% जो है वो होता है टेरेस्ट्रियल से, टेरेस्ट्रियल प्लांट से होता है, मतलब जो लैंड पे प्लांट होते हैं उनसे। तो 90% जो एक्वेटिक से होता है, एक्वेटिक का 90% 85% एल्गी से हो जाता है। ठीक है, ये यहां एल्गी लिखने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? ट्रांसपिरेशन, टोटल ट्रांसपिरेशन मान लो कितना होता है, 99%। मैं बताऊंगा ट्रांसपिरेशन जो होता है वो 98 to 99% वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। कितना होता है लॉस ऑफ वाटर? लगभग 98 to 99% वाटर का लॉस होता है। उसमें से ये 90% जो है वो एक्वेटिक से होता है और उसका 10% जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट से होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब जो है प्लांट जो है केवल 1 से 2% ही वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, याद रखना। प्लांट जो है 1 से 2% ही वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। 99% वाटर का लॉस ट्रांसपिरेशन से होता है। 99 में से 90% एक्वेटिक से होता है, 10% जो है वो टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो जमीन पे जो पौधे होते हैं उनसे होता है, 90% जो है पानी वाले पौधे हो गए। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंटल जो ट्रांसपिरेशन होता है वो 80 से 90% होता है। मतलब कि क्या होता है, जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर जो होते हैं स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स है, ये प्लांट की मान लो लीफ है। ठीक, इस प्लांट की लीफ पे क्या होते हैं कि छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं ये। ठीक है, छोटे छोटे, जनरली लोअर पार्ट पे सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट इन लोअर पार्ट पे ज्यादा होते हैं पोर्स। ये जो स्मॉल स्पोर्स कहलाते हैं, ये पोर्स क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। इस स्टोमेटा से 80 से 90% क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। ठीक है, स्टोमेटा का अलग से डायग्राम भी बना के बताऊंगा मैं क्या है वो, आगे जब पढ़ेंगे स्टोमेटा को। दूसरा होता है क्यूटिकुलर। क्यूटिकुलर क्या होता है, देखो मान लो ये हमारी लीव्स है। ठीक है, ये लीव्स है। अब लीव्स पे क्या होती है, एक ऊपर लेयर होती है, वैक्सी लेयर्स होती है। ये तो एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्स लेयर होती है, वैक्स लाइक लेयर होती है। वो वैक्स लाइक लेयर क्या होती है, क्यूटिकल, क्यूटिकल होती है। वैक्स लाइक लेयर क्या होती है, क्यूटिकल्स होती है। उस क्यूटिकल से जब वाटर का लॉस होता है, ठीक, इस क्यूटिकल से जब वाटर का लॉस होता है उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या हो गया, मान लो ये लीफ से, लीफ में ये क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, वैक्स लेयर होती है। उस वैक्स लेयर को क्या कहते हैं, क्यूटिकल्स कहते हैं। और उस क्यूटिकल से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, तब उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ये लगभग कितना होता है, 3 to 9% वाटर का लॉस होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ठीक, फिर लेंटिकुलर क्या होता है, मान लो ये प्लांट है, प्लांट का क्या हमारा स्टेम है। ठीक है, स्टेम है। तो ये किससे होता है, पहली चीज तो वुडी प्लांट से होता है, वुडी प्लांट, स्टेम ऑफ वुडी प्लांट, स्टेम ऑफ वुडी प्लांट से होता है लेंटिसेल। ठीक है, वो स्टेम ऑफ वुडी प्लांट में क्या होता है, माइन्यूट पोर होते हैं, माइन्यूट पोर होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे लेंटिसेल्स कहते हैं, जिसे लेंटिसेल्स कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं। तो ये स्टेम पे यहाँ क्या होता है, माइन्यूट पोर होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं। तो लेंटिसेल के थ्रू जब वाटर का लॉस होता है तो लेंटिकुलर कहते हैं, ये होता है 0.1 to 1%, 0.1 to 1%। तो क्लियर हो गया, तीन तरीके का मतलब ट्रांसपिरेशन जो होता है वो 99% वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। 1 से 2% ही पानी प्लांट ले पाता है। 99% होता है, उसमें से 90% जो होता है वो एक्वेटिक प्लांट से होता है और 10% जो होता है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट से होता है, मतलब कि जो जमीन पे प्लांट उगते हैं उनसे होता है। 3 प्रकार का ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर। स्टोमेटल मतलब कि पत्तियों में छोटे छोटे से रंध्र पाए जाते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, है ना, छोटे छोटे से
पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा से 80 से 90% क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। फिर क्यूटिकुलर क्या होता है, प्लांट्स की जो लीव्स होती है, लीव्स के ऊपर एक एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वैक्स लेयर्स बन जाती है, उस वैक्स लेयर को क्यूटिकुल्स कहते हैं, और क्यूटिकुल से जब ट्रांसपिरेशन होता है तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वो 3 से 9% होता है। लेंटिसेल जो होता है ये वुडी प्लांट जो होते हैं, कोस्टी प्लांट पौधे होते हैं, उनके जो स्टेम होता है उसके स्टेम में माइन्यूट पोर पाए जाते हैं जिनको लेंटिसेल्स कहते हैं, उससे जब ट्रांसपिरेशन होता है तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और वो 0.1 से लेके 1% तक होता है। क्लियर है, ये तो हो गया वाटर लॉस, पानी का लॉस कैसे हो रहा है। अब बात करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट की। एंटी ट्रांसपायरेंट, अब उसको बचा। अब ये हमने पढ़ा है कि ट्रांसपिरेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल प्रोसेस है, तो कैसे एंटी ट्रांसपिरेशन का यूज, एंटी ट्रांसपेरेंट यूज करते हैं। सबसे पहला आता है स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप। स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप, भाई स्टोमेटा अगर क्लोज हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में क्या यूज कर सकते हैं, एक तो होता है 2,4-D का स्प्रे करोगे तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। दूसरा है एट्राजिन, तीसरा है फिनाइल वल्क्यूरिक एसिड, ये लगभग 2 वीक तक याद रखना। फिनाइल वल्क्यूरिक एसिड जो है लगभग 2 सप्ताह तक क्लोज करके रखता है स्टोमेटा फॉर 2 वीक्स। स्टोमेटा को 2 सप्ताह तक या 2 सप्ताह से ज्यादा टाइम तक क्लोज करके रखता है। 2,4-D हो गया, एट्राजिन हो गया, और PMA हो गया, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। ये जो है क्या है, स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप, मतलब इनसे ये इस केमिकल का यूज करने पर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। दूसरा होता है फिल्म फॉर्मिंग टाइप। फिल्म फॉर्मिंग टाइप मतलब कि एक फिल्म बन जाएगी जिससे वो नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या आता है फिल्म फॉर्मिंग टाइप में, हेक्साडेकेनॉल यूज कर सकते हो, मोबिल लीफ यूज कर सकते हो, वैक्स यूज कर सकते हो, सिलिकॉन, ये आप यूज कर सकते हो स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए। तो ये फिल्म फॉर्मिंग टाइप है, ये यूज करते हो तो फिल्म बन जाती है। जैसे वैक्स यूज करोगे तो पतली सी फिल्म बन जाएगी, है ना, ये थिक वाले में आता है ऐसे, ठीक है। थर्ड में आता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। थर्ड में आ जाएगा आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप, अब रिफ्लेक्टिंग टाइप में क्या आ जाएगा, मतलब कि क्या होगा, जो सनलाइट आएगी उसको रिफ्लेक्ट कर देगी। सनलाइट आएगी तो क्या हो जाएगा, वो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उसे केओल लाइन आता है, इसमें आ जाता है केओल लाइन, 5% करीब यूज करते हैं। चाइना क्ले आ जाता है इसके अंदर, चाइना क्ले, ठीक है। और केओल लाइन हो गया, चाइना क्ले, इसमें लाइम आ जाता है, कैल्शियम के कार्बोनेट आ जाते हैं। इनका यूज करने पर क्या हो जाता है, वो क्या करती है, जो सनलाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट कर देगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा। फिर आता है ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप। ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप में मोस्ट इंपोर्टेंट है साइकोसिल, CCC, साइकोसिल, जिसको CCC कहते हैं, ठीक है, ये आ जाता है। अब जो है ट्रांसपिरेशन को कैसे मापा जाता है, तो पोटोमीटर यूज करते हैं, याद रखना, पोटोमीटर यूज किया जाता है। ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए पोटोमीटर का यूज किया जाता है। कैसे मेजर करते हैं, तो पोटोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा स्टोमेटर देख लेते हैं ना, क्या स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप का। किडनी से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये जो है हमारा क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है।
ठीक है, ये जो होती है हमारी आउटर लेयर होती है, यहाँ पे क्या होता है कि इनर लेयर होती है। ठीक है, ये जो लेयर है ये इनर लेयर होती है, ये इनर लेयर होती है। ये जो है स्टोमेटल पोर हो गया, स्टोमेटल पोर हो जाए, जहां से क्या होता है ट्रांसपिरेशन होता है। ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है। ठीक है, और ये जो सेल है हमारी, ये जो सेल है ये वाली, ये गार्ड सेल है। कौन सी सेल है? गार्ड सेल। इसको क्या कहा जाता है? गार्ड सेल कहा जाता है। तो दोनों जो किडनी शेप की सेल्स होती है गार्ड सेल होती है। अब ये गार्ड सेल दो तरह की होती है, एक होती है किडनी शेप। गार्ड सेल जो होती है दो तरह की होती है, किडनी शेप, एक तो होती है किडनी शेप में जैसे आपको दिख रही है, और एक होती है डंबल शेप, एक होती है डंबल शेप। किडनी शेप जो होती है ये मोनोकोट जो प्लांट होते हैं, मोनोकोट प्लांट के अंदर किडनी शेप के पाए जाते हैं गार्ड सेल। और ये जो होती है डाइकोट के अंदर, याद रखना, डाइकोट के अंदर जो डंबल शेप के और मोनोकोट प्लांट के अंदर किडनी शेप के गार्ड सेल्स होती हैं। क्लियर है? या तो इस तरीके का होता है। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, स्टोमेटा क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए मैकेनिज्म क्या होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं मैकेनिज्म क्या होंगे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बोल दूं कि मैकेनिज्म फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्लोज होता है, ओपन होता है, उसके लिए मैकेनिज्म काम करता है। तो कई सारे मैकेनिज्म है, ठीक है, कई सारे मैकेनिज्म है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो याद रखना, ये आ जाएगा आपका K प्लस H प्लस आयन एक्सचेंज थ्योरी। ठीक है, K प्लस H प्लस आयन एक्सचेंज थ्योरी, ये जो है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। किसने दी इसको दी है लेविट ने दी थी 1973-74 में। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसके अंदर क्या होता है, पूछा जाता है कि स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन सा एलिमेंट काम करता है, कौन सा जो है एलिमेंट काम करता है। तो पोटेशियम, याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, पोटेशियम जो है काम करता है इसके लिए। देखो, अब जब इन दोनों एक्सचेंज कैसे होता है तो थोड़ी सी कहानी है, मतलब बताने की जरूरत तो नहीं है। देखो क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज बनता है ना, तो उसके लिए क्या काम करता है, पीईपी एंजाइम काम करता है। पीईपी से क्या बनता है, ऑक्जेलिक एसिड बनता है, 4 कार्बन वाला। ये क्या करता है, ये इससे बनता है क्या, मेलिक एसिड। क्या बनता है, मेलिक एसिड बनता है। इतना हमको पता है, हम आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। मेलिक एसिड बनता है। अब यहाँ पे मेलिक एसिड जब बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये K प्लस और H प्लस दोनों बनते हैं। तो ये मेलिक एसिड इस K प्लस के साथ काम करके क्या बना लेता है, K मेलेट बनाता है। K मेलेट बनाता है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस, एंडोऑस्मोसिस काम करती है। एंडोऑस्मोसिस काम करती है और स्टोमेटा जो है ओपन हो जाते हैं। ये प्रोसेस काम करती है। ठीक है, उसको क्या मिलता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, CO2। ठीक है, इसको एटमॉस्फेयर से क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। फिनॉल पायरुविक एसिड जो होता है, फिनॉक्सी पायरुविक एसिड होता है, उसको एक्सोलिक एसिड अम्ल बनाता है, जिससे मेलिक एसिड बनता है। मेलिक एसिड पोटेशियम के साथ काम करेगा तो K मेलिट बनाएगा, और इसमें एंडोस्मोसिस की प्रोसेस होगी, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। क्लोज कब होते हैं, देखो ये तो ओपन वाली कंडीशन है कि ओपन होंगे। क्लोज कब होंगे, देखो क्लोज कब होंगे, क्लोज का बता देता हूं कि क्लोज कब होंगे। यहां पे क्या करेगा, एब्सिसिक एसिड एंजाइम काम करेगा। ये एब्सिसिक एसिड एंजाइम क्या करेगा, ये K प्लस और H प्लस का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, नॉट एक्सचेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो K मेलेट नहीं बनेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या करेगी, एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस काम करेगी। तो यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल काम करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि क्लोजिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, K प्लस आयन को H प्लस आयन से एक्सचेंज नहीं होने देता। जब एक्सचेंज नहीं होगा तो एक्सोऑस्मोसिस होगा, तो क्या होगा, स्टोमेटा यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। पर मेनली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि स्टोमेटा क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो पोटेशियम।
ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा ट्रांसपिरेशन वाला पूरा जो कहानी है ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।